हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है। सभी दोस्त जुड़ेंगे एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। विमल कुमार उप निरीक्षक, राहुल सरोज, सोयल खान, सब इंस्पेक्टर चंदन सिंह, दुर्गेश शर्मा, रजनीश राव, अतुल कुमार, रणविजय यादव, मालिक, सुधांशु, ममता, निहाल, गुड्डू कुमार, नीरज कुमार, शिवम कुमार, उमेश राव, दिगंबर सिंह। बहुत बढ़िया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। शक्तिमान भी हैं, शुभम राठी जी भी हैं, अजय कुमार जी भी हैं, गौरव शर्मा, शिवम, रमजीत वर्मा, हरीश यादव, जितेंद्र सिंह, राजकुमार, सभी को भाई नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो पाइप एंड सिस्टम चल रहा था और पाइप एंड सिस्टम हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। कल जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, जो हम लोगों ने रिव्यू के लिए डाला था, जिसमें वो लैंग्वेज मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज गलत है, वो लैंग्वेज गलत ही थी। उसमें समय के बारे में नहीं कहा गया है। उसमें बेटा कार्यक्षमता के बारे में बोलेगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन समय के बारे में बोलेगा तो क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो आज मैं पहले मिक्सचर एंड डेलीगेशन को शुरू करने से पहले 4 क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहूंगा, 4 क्वेश्चन कराना चाहूंगा बच्चे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पाइप एंड सिस्टम के 4 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे मेरे साथी किस पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन पर। ठीक है, हैप्पी महाशिवरात्रि भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में नई ऊंचाई, नई मतलब आपके जीवन में नई बहार लेके आए, आपके सपनों को साकार करें, आपको नई ऊंचाई की ओर लेके जाएं, ऐसी भगवान भोले से मैं आज प्रार्थना करता हूं, है ना। चलिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन ने कहा है किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। भाई कितने नल लगे हुए हैं? तो आप कहेंगे 8 नल लगे हुए हैं। आगे कहा है उसने उनमें से कुछ पानी भरने के लिए है और शेष पानी बाहर निकालने के लिए। ये जो 8 नल है ना, इसमें से कुछ पानी भरने वाले पाइप है और कुछ पानी निकालने वाले पाइप है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। जो पानी निकालने वाला पाइप भरने वाला है, पानी भरने वाला मैंने मान लिया ए पाइप है, ये 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल इसको 36 घंटों में खाली कर सकता है। भाई साहब, अगर एक भरने वाले की बात करूं तो वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। अगर एक खाली करने वाले की बात करूं तो वो 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। अब मुझे ये बताओ कि 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 तिया 36 होगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। उसने कहा है सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटों में भर जाती है। सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटों में भर जाती है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए कि पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या होगी। यानी कि सभी नल एक साथ खोल दिए गए तो टंकी 3 घंटों में भर जाती है। बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टोटल नल कितने थे? तो आप कहोगे टोटल नल थे जी 8 नल टोटल थे। अगर मैं सारे के सारे नलों को, अगर मैं सारे के सारे नलों को भरने वाले मान लेता हूं, अगर सारे के सारे नलों को भरने वाले मान लेता हूं, तो एक नल जब 3 लीटर पानी भरता है तो 8 नल कितना लीटर पानी भरेंगे? 1 घंटे में 24 लीटर पानी भरेंगे। और वो 3 घंटे में टंकी को भर देते हैं। क्या उन्होंने 72 लीटर पानी भरा होगा? क्या उन्होंने 72 लीटर पानी भरा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भरा होगा। अगर मैं सारे के सारे नल जो है वो पानी खाली करने वाले मान लेता हूं, मैंने मान लिया 8 के 8 नल जो थे वो पानी खाली करने वाले थे। अगर वो एक नल 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है तो 8 नल 8 लीटर निकालेंगे, तो 3 घंटे में इन्होंने 24 लीटर निकाल दिया होगा। 3 घंटे में इन्होंने 24 लीटर दोस्त निकाल दिया होगा। ठीक है,
अच्छा ये बताइए, ये भरने वाले पाइप है, ये निकालने वाले पाइप है, दोनों ने मिलके पानी कितना भरा होगा? तो दोनों ने मिलके पानी 36 लीटर भरा होगा। अब यहां एलिगेशन लगाइए, 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा, और 36 और 24, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 होगा, 12 तिया 36 होगा। यानी पानी भरने वाले जो हैं वो 5 नल हैं और पानी निकालने वाले जो हैं वो 3 नल हैं। क्या टोटल नलों की संख्या 8 दी हुई है? हाँ जी, टोटल नलों की संख्या 8 दी हुई है। तो बेटा भरने वाले 5 नल आ जाएंगे और खाली करने वाले 3 नल निकल के आ जाएंगे। उसने पूछा है पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है? तो पानी भरने वाले नलों की संख्या तो 5 आ रही है। पानी भरने वाले नलों की संख्या तो 5 आ रही है मेरे दोस्त। 36 और 24 60 होते हैं ना। अगर ये भरने वाले पाइप हैं, ठीक है, आपका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 72 में से 36 जाएगा, 36 बचेगा। 36 में से 24 जाएगा, 60 बचेगा। 12 तिया 36 होते हैं, 12 पंजे 60। पानी भरने वाले 5 नल होंगे और पानी निकालने वाले 3 नल होंगे। भाई ऑप्शन भी जाके देख लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। बाई ऑप्शन भी जाके देख लेते हैं। ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, अगर मैं आप लोगों से कहूं ये जो है पानी भरने वाले प्रत्येक 12 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला पाइप है, ये 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों से कटने वाली संख्या 36 मान लेंगे। 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये भरने वाले पाइप ए है तो खाली करने वाले पाइप कितने होंगे? 8 माइनस ए हो जाएंगे या नहीं? तो इन्होंने 1 घंटे में इतना भरा होगा तो 3 घंटे में 9 लीटर भर दिया होगा। इन्होंने 1 घंटे में इतना भरा होगा, इन्होंने 1 घंटे में इतना भरा होगा, तो 3 घंटे में मेरे दोस्त कितना भर दिया होगा? तो आप कहेंगे 8 तिया 24 होगा, माइनस का 3a होगा। और इन दोनों की वजह से टंकी में पहुंचा कितना होगा? वो 36 लीटर पहुंचा होगा। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो यहां से देखेंगे 9 + 3 12a हो जाएगा, और 36 और 24 60 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे भरने वाले पाइप 5 आ जाएंगे और खाली करने वाले पाइप 3 आ जाएंगे। भरने वाले पाइप आएंगे, भरने वाले जो पाइप हैं वो 5 आ जाएंगे, और खाली करने वाले जो पाइप हैं वो बच्चे 3 आ जाएंगे। तो ये बात में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पानी भरने वाले पाइप जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। और अगर इसने पानी खाली करने वाले पाइप पूछा होता तो 3 उस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाता, ठीक है। चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, दोनों मेथड में आपको समझा देता हूं एक बार। टोटल जो है वो 8 नल लगे हुए हैं। अगर प्रत्येक भरने वाले पाइप की बात करूं तो वो जो है वो 12 घंटे में टंकी को भर देता है, और खाली करने वाला पाइप जो है वो 36 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी जो है वो 3 घंटों में भर जाती है, ठीक है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर मैं कहूं भरने वाले पाइप जो है वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, और खाली करने वाला पाइप 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो दोनों से कटने वाली संख्या 36 होगी। मैंने मान लिया 36 लीटर की टंकी थी, एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा और एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा, ठीक है। मैंने मान लिया सारे के सारे पाइप भरने वाले पाइप थे। अगर एक नल जो है वो 3 लीटर पानी भरता है तो 8 नलों ने 24 लीटर पानी 1 घंटे में भर दिया होगा, लेकिन टंकी 3 घंटे में भरी जाती है तो 72 लीटर पानी इन्होंने भर दिया होगा 3 घंटे में। अगर मैंने मान लिया सारे के सारे नल खाली करने वाले थे तो एक नल जो है वो 1 लीटर पानी निकालता है 1 घंटे में, तो 8 नल जो है 8 लीटर पानी निकालेंगे 1 घंटे में, तो 3 घंटे में इन्होंने 24 लीटर पानी निकाल दिया होगा। दोनों की वजह से टंकी भर गई है तो टंकी में पहुंच गया है 36 लीटर। 72 में से 36 जाएगा, 36 बचेगा, और 36 और 24 कितने होते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे, ये पहले से ही माइनस है तो ये जुड़ जाएगी,
ये 60 हो जाएगा। जब मैंने रेशो निकाला तो भरने वाले पाइप जो है वो 5 आए और खाली करने वाले पाइप जो है वो 3 आए। क्या दोनों को मिला के 8 दिए हुए थे? बिल्कुल दिए हुए थे, यानी भरने वालों की संख्या 5 हो जाएगी और खाली करने वालों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम इसे दूसरे मेथड से करना चाहें, ये इसका सेकंड मेथड है। भरने वाला पाइप 12 घंटों में टंकी को भरता है, खाली करने वाला पाइप 36 घंटे में टंकी को खाली करता है। एक नल की बात चल रही है, दोनों का एलसीएम 36 आएगा। एक नल 3 लीटर भरेगा, एक नल 1 लीटर निकालेगा। मुझे नहीं पता भरने वाले कितने पाइप हैं, मैंने ए पाइप भरने वाले मान लिए, तो खाली करने वाले 8 माइनस ए होंगे क्योंकि टोटल नल जो है वो 8 है। अगर एक नल 3 लीटर भरता है तो ए नल कितना भरेंगे? 3 ए भरेंगे, तो 3 घंटे में 9 ए भर देंगे। माइनस ये पानी निकलने वाला है इसलिए माइनस लिखा है। अगर 1 घंटे में इतना पानी निकलता है तो 3 घंटे में कितना निकलेगा? 3 की गुणा 8 3 24 माइनस 3 हो जाएगा। अगर भरी हुई मात्रा में से खाली मात्रा को हम लोग घटा देंगे तो क्या टंकी भरी हुई नजर आएगी? 36 लीटर पानी मौजूद रहेगा। तो 9a में से 3a जोड़ा, माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो जाएगा। ये माइनस 24 है, उधर जाके प्लस 24 होगा। 36 और 24 60 हो जाएगा। यहां देखेंगे तो a की वैल्यू यहां से भी 3 आ जाएगी, यानी भरने वाले पाइप 5 है और खाली करने वाले पाइप जो है वो 3 है। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये एलिगेशन मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। वो बच्चा आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल मेथड, आपका मतलब नॉर्मल मेथड मैं इसे कह सकता हूं, ट्रेडिशनल मेथड मैं इसे कह सकता हूं। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो आप लोगों का यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग एलिगेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, फटाफट से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? एक होज में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं। भाई साहब, एक होज में 3 पाइप लगा दो, ए, बी और सी। ए तथा बी इसे क्रम से 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है मेरे दोस्त। ठीक है, यदि ए बी तथा सी को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो होज को भरने में कितना समय लगेगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। जब होज भरेगा तो कितने समय में भरेगा? हमने बारी बारी वाले क्वेश्चन किए जरूर हैं, लेकिन उसमें सारे भरने वाले पाइप थे, वो वाले क्वेश्चन हमने बारी बारी वाले कर चुके हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां थोड़ा सा डिफरेंट, वहां प्रतीक कुमार अग्रहारी 7:24 हुए हैं, अभी ढंग से उठे भी नहीं हो। और मेरे दोस्त उठते ही, सर अभी वैकेंसी का पता भी नहीं है, आप मैथ आराम से पढ़ाएं और हमें बेहतर कंटेंट दे। अब बताओ, आराम से पढ़ाना किसे कहते हैं? शायद मुझे डेफिनेशन ना पता हो, आप मुझे एक बार डेफिनेशन बताओ। आराम से पढ़ाना किसे कहते हैं और बेहतर कंटेंट और क्या होता है वो भी मुझे बताओ भाई, वो भी मुझे बताओ, है ना दोस्त? जरूर बताना भी। ठीक है, आराम से पढ़ाना किसे कहते हैं और मैं कौन सी तेजी से पढ़ा रहा हूं, और बेहतर कंटेंट किसे कहते हैं और मैं कंटेंट कौन सा आपको कम दे रहा हूं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 60 आएगा। ये 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा? 3। ये 1 घंटे में 2 और ये 1 घंटे में 4 लीटर निकालेगा। ठीक है भाई, उसने कहा है बारी बारी से खोले जाते हैं। पहले घंटे ए खोला गया होगा, मिनट दूसरे मिनट बी खोला गया होगा और तीसरे मिनट जो है वो सी खोला गया होगा। पहले मिनट में 3 लीटर पानी पहुंचा, दूसरे मिनट में 2 लीटर पानी पहुंचा और तीसरे मिनट में 4 लीटर पानी पहुंचा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर 180 बताया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने हिसाब किताब लगाया होगा कि 5 लीटर इन्होंने भरा, उसमें से 4 लीटर निकल गया, तो 1 लीटर टंकी में पहुंचा और मिनट कितने लगे? 3 मिनट लगे। तो मुझे 60 लीटर पानी भरना है, तो उन्होंने 60 की गुणा करी होगी और 60 लीटर पानी जो है उन्होंने 180 मिनट में भर दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्त।
जब भी आप लोगों को बारी बारी का क्वेश्चन दिखाई दे और आप लोगों को कुछ भरने वाले पाइप दिए हुए हों और कुछ खाली करने वाले पाइप दिए हुए हों, तो भरने वाले खाली करने वाले से पहले जितने भी पाइप लगे हुए हैं उन्हें घटा के मात्रा निकाल लेना। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अगर ये खाली करने वाला पाइप है तो इससे पहले दो पाइप लगे हुए हैं, इन दोनों की मात्रा कितनी है, 5 है। इस टोटल मात्रा में से 5 घटा के आप 55 लीटर का हिसाब किताब निकाल लेना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मेरे दोस्त, मैंने ये बोला मेरे साथी कि जो भी खाली करने वाला पाइप है, जो भी खाली करने वाला पाइप है, उससे पहले की जो मात्राएं हैं वो टोटल क्वांटिटी में से घटा देना और उसका हिसाब किताब निकालना कि वो कितने समय में भर जाएगा, वो कितने समय में दोस्त भर जाएगा। ठीक है, तो जब 4 से पहले ये 2 5 है, 3 और 2 5, 5 मैंने घटाया तो 55 लीटर का हिसाब किताब मुझे निकालना है। 3 और 2 5 में से 4 गया, आपने यहां से पता लगा लिया कि 1 लीटर पानी जो है वो 3 मिनट में भर जाएगा। भरेगा क्या? तो मेरे दोस्त आप 55 लीटर का हिसाब किताब निकालिए, तो आप कहेंगे 55 लीटर पानी जो है, 55 लीटर पानी जो है वो 165 मिनट में भर जाएगा। कितनी मिनट में? 165 मिनट में भर जाएगा। भरेगा या नहीं? 166वां मिनट जो आया होगा वो इसका आया होगा, पहले का। ये 3 लीटर पानी भरेगा तो 58 लीटर हो गया होगा, 58 लीटर हो गया होगा, 1 मिनट बढ़ गया है। अगला नंबर इसका आया होगा, ये 2 लीटर पानी भरेगा। क्या 60 लीटर पानी भर चुका है? क्या 60 लीटर पानी भर चुका है और टंकी केवल 167 मिनट चली है? क्या 60 लीटर, हाँ, क्या 60 लीटर पानी भर चुका है, टंकी 167 मिनट चली है? तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इसको चलाने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 167 मिनट हो जाएगा, 180 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यह करना है जो खाली करने वाला पाइप है उससे पहले की कार्य क्षमता को टोटल क्वांटिटी में से घटा देना है और उसका हिसाब किताब निकालना है, भाई साहब वो कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। 3 लीटर कहां से आया बेटा? देखो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया, 1 लीटर। कितनी मिनट में? 1 और 1 2 और 1 3 मिनट में। तो 1 लीटर 3 मिनट में है मेरे दोस्त, तो 55 लीटर कितने मिनट में? 165 मिनट में। 166वें मिनट में 3 लीटर भरा गया होगा, 58 लीटर हो चुका है। 167वें मिनट में 2 लीटर भरा गया होगा, 60 लीटर हो चुका है। यानी कि भाई साहब 167 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अभिषेक गौतम मेरे दोस्त, कॉपी पेस्ट मत किया करो। आपको एक फैसिलिटी पता है कि कॉपी पेस्ट करने से सामने धड़ाधड़ कमेंट जाते हैं, तो भाई उसका यूज मत किया करो, है ना। कुछ अच्छे कमेंट भी चले जाते हैं मुझसे, जो मैं चाहता नहीं हूं कि अच्छे कमेंट मेरे सामने से जाए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करिए। 2 पाइप हैं, ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए जो है वो 20 मिनट में टंकी को भरता है, ये 20 मिनट में टंकी को भरता है। और पाइप बी जो है वो 30 मिनट में टंकी को खाली करता है। पाइप बी जो है वो 30 मिनट में टंकी को खाली करता है। तो 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60 होगी। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि ए और बी को प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तब टंकी कितने समय में भरेगी? पहले मिनट ए को खोला गया, 3 लीटर पानी टंकी में गया। दूसरे मिनट बी को खोला गया, 2 लीटर पानी टंकी में से निकला। यानी यहां से आप समझ चुके हैं कि टंकी में 1 लीटर पानी पहुंचता है, लेकिन मिनट कितने लगते हैं? तो आप कहेंगे मिनट जो है वो 2 लगते हैं, पहला मिनट और दूसरा मिनट। अब वो निकालने वाला पाइप जो था ये था, इससे पहले की मात्रा 3 इसमें से घटाएंगे तो 60 में से 3 गया तो 57 बचेगा। तो अगर 1 लीटर 2 मिनट में भरता है तो 57 लीटर कितने मिनट में भर जाएगा? आप 57 की गुणा कर दीजिए। यहां 57 की गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त 114 मिनट में भर जाएगा।
अगर मैं कहूं कि 57 लीटर पानी 114 मिनट में भर चुका होगा, तो जैसे ही 15वां मिनट आया होगा तो ये अपना 3 लीटर पानी भर देगा। अगर ये 3 लीटर पानी भर देगा तो मेरे दोस्त 60 लीटर पानी पूरा भर जाएगा और टंकी पूरी भर चुकी है भाई 115 मिनट में। टंकी पूरी भर चुकी है कितने मिनट में? तो आप लोगों का जवाब होगा 115 मिनट में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त आप लोगों को क्या करना होता है, जो पानी निकालने वाला पाइप है उससे पहले कितनी मात्रा है वो आप लोगों को घटानी होती है, और घटाने के बाद जो क्वांटिटी आई है वो कितने समय में भरी जाएगी उसके बारे में पहले निकालना होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन क्वेश्चन में बस यही विशेष ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं लेकिन आप लोग गलती इसमें नहीं करोगे। ठीक है दोस्त, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन है, कितने नल खाली करने वाले हैं, कितने नल जो है वो भरने वाले हैं, जैसा पहला क्वेश्चन मैंने कराया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए HW है मेरे दोस्त। हाँ, आपको भी आपके परिवार को भी महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला मेथड लगाएंगे? गुड़िया, इस मेथड को तो मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूं कि ये मेथड कैसे पता चलेगा। जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भरने वाले पाइप हैं, कुछ खाली करने वाले पाइप हों और मेरे दोस्त वो बारी बारी से चल रहे हो, तो आपको यही मेथड लगाना है। ऐसा मेथड हम क्यों लगाते हैं? ऐसा मेथड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अगर वैसे करेंगे तो क्वेश्चन गलत आ रहा होता है, आंसर गलत आ रहा होता है, जबकि हमें जो पानी निकाल रहा है लास्ट में उसे चलाने की ही जरूरत ना पड़े, ऐसे इस टाइप से हम उस क्वेश्चन को घटा रहे होते हैं। लास्ट में हमें उसको चलाने की ही जरूरत ना पड़े इसलिए हम उसको घटा रहे होते हैं। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो बंदर वाले क्वेश्चन में लगता है। बंदर पहले मिनट 3 मीटर चढ़ा, अगले मिनट 2 मीटर फिसल गया, तो वो चढ़ने वाली जो क्वांटिटी है 3 मीटर वो पूरी खंबे की लंबाई में से घटा रहे होते हैं। जैसे मान लो 60 मीटर का खंबा है, बंदर जो है पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ा। मैं बता देता हूं, यही कॉन्सेप्ट जो है वो खंबे वाले क्वेश्चन में लग रहा होता है। ये खंबा है और इस खंबे की लंबाई है 60 मीटर। ठीक है, बंदर पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल गया। पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल गया, तो क्या बंदर 1 मीटर पहुंचा? और कितने मिनट में पहुंचा? 2 मिनट में पहुंचा। भाई 3 में से 2 गया, 1 मीटर, पहला मिनट यहां दूसरा मिनट यहां, तो 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। अब जब चढ़ने वाली मात्रा है वो इसमें से घटा दो, फिसलने वाली में से चढ़ने वाली मात्रा ये घटा दो। 60 में से 3 गया तो 57 मीटर देखो अब बंदर कितनी छलांग में चढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे जब 1 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है तो 57 मीटर कितनी मिनट में चढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 114 मिनट में चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 114 मिनट में यहां 57 मीटर चढ़ चुका है, जैसे ही वो 115वें मिनट में छलांग लगाएगा तो वो 3 मीटर पहुंच जाएगा। तो यहां उसके बाद फिसलने का टाइम हमें नहीं देखना है, ये 60 मीटर पूरा चढ़ चुका है। तो 57 में अगली छलांग जो होगी उसकी 3 मीटर की होगी और 1 मिनट में 3 मीटर मारता है तो 115 मिनट में वो 60 मीटर पूरी लंबाई चला जाएगा। इसके बाद हमें वो वाला टाइम नहीं लेना है जब वो 2 मीटर फिसलता है, क्योंकि हमने कहा है पूरी लंबाई कितने समय में तय कर लेगा, तो छलांग लगाते ही पूरी लंबाई उसने तय कर ली है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल दूसरा और तीसरा मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक वैसा ही हम लोग बंदर वाला क्वेश्चन हम लोग ले रहे होते हैं, है ना। चलिए, ये आप लोगों के खत्म हो चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है मेरे दोस्त। एक बार इसे मिक्सचर से कर लेना। 2 मेथड मैंने बताए, एक मिक्सचर से बताया है, एक आपका ट्रेडिशनल नॉर्मल मेथड बताया। दोनों मेथड से कर लेना, दोनों मेथड से कर लोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त अपनी कॉपी पे छाप दीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण की और सम्मिश्रण की बात हम लोगों को करनी है। ठीक है भाई, ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे दोस्त, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है
दीपक कुमार, अभी आपका थोड़ी देर पहले कमेंट था कि सर जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, मुझे मिक्सचर एंड डेलीगेशन का बहुत दिन से वेट था। अब जब मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन को स्टार्ट कर चुका हूं, अब आप कह रहे हैं, अब आपका अगला कमेंट है सर क्या आप इस बैच में एडवांस मैथ भी कराएंगे, क्या आप इस बैच में एडवांस मैथ भी कराएंगे? भाई क्वेश्चन ही पूछने आया है क्या इस बैच में? आईवीआर वाला क्लास समझ लिए कि इस बैच में सारे के सारे क्वेश्चन ही पूछूंगा। तुमने पूछा मिक्सचर एंड डेलीगेशन कब होगा, वो आ चुका है। अब जब ये स्टार्ट हुआ है तो पढ़ना तुम्हें है नहीं। अब तुम लगातार जी अब एडवांस मैथ भी कराएंगे। भाई सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा? एडवांस मैथ मेंसुरेशन जो आपके सिलेबस में उसे क्यों नहीं कराऊंगा? मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, सेट्स थ्योरी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5 चैप्टर जो है ये उस समय के लिए छोड़ूंगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वो छोड़ना भी इसलिए बनता है जिससे कि आप लोगों पे बर्डन ना आए। अगर बाय चांस ये जैसे 2021 में यहां से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया, एक भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, तो मेरे दोस्त ये चैप्टर्स जो है वो हट भी सकते हैं। अगर हट सकते हैं तो हम इन्हें पढ़े क्यों, और अगर नहीं हटे तो फिर हम इन्हें छोड़े क्यों? तो मेरे दोस्त जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं इन्हीं चैप्टर से जो है वो अगले कोर्स की शुरुआत कर रहा हूंगा, इन्हीं चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूंगा मेरे दोस्त। तो आप परेशान मत होना, बिल्कुल भी अपने मन में ये मत लाना कि वो चैप्टर्स जी हमारे छूट गए हैं। उन चैप्टर्स को अभी पढ़ने से मुझे फायदा इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि वो आपके लिए नए चैप्टर हैं, और नए चैप्टर हैं तो तब तक आप लोगों की चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। और ऐसा है नहीं कि आप बार बार उन चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे दूसरे एग्जामों को टारगेट बनाते हुए, क्योंकि अन्य किसी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं मेंसुरेशन तो कराऊंगा, एडवांस पार्ट मेंसुरेशन तो कराऊंगा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हर जगह बनते हैं। मेरा जो चैप्टर बचा है वो मिक्सचर एंड डेलीगेशन अभी मुझे कराना है, इसके बाद मुझे एवरेज कराना है, और उसके बाद जो है वो मैं आपको मेंसुरेशन 2D 3D करा रहा हूं। मार्च में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 2 वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक मिक्सचर देखने को मिल रहा है, एक एलिगेशन देखने को मिल रहा है। एक तो मिक्सचर देखने को आप लोगों को मिल रहा है, एक एलिगेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? मिक्सचर होता है जब सेम टाइप की 2 चीजें मिला दे, उनकी क्वालिटी में कोई अंतर ना हो। मैंने कहा एक 40 रुपए किलो वाली दाल है, दूसरी भी 40 रुपए किलो वाली दाल है, मैंने उन दोनों को मिला दिया, तो अब जो वो मिश्रण तैयार हुआ वो 40 रुपए किलो वाला ही मिश्रण तैयार हुआ होगा। मिश्रण का मतलब होता है जब सेम क्वालिटी की चीजों को मिलाया जाता है तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, लेकिन एलिगेशन का मतलब है भाई साहब कुछ ना कुछ ऊंच नीच आई होगी, कुछ ना कुछ ऊंच नीच आई होगी। जब एक बढ़िया क्वालिटी की वस्तु में एक निम्न क्वालिटी की वस्तु मिलाई जाती है तो उन दोनों से मिलकर जो एक मिश्रण तैयार होता है वो ना बढ़िया क्वालिटी का होता है ना वो निम्न क्वालिटी का होता है, उसे ही सहमिश्रण कहा जाता है, उसे ही एलिगेशन कहा जाता है। जैसे मान लो मेरे पास 2 टाइप की दाल है, एक 50 रुपए किलो वाली दाल है और एक 90 रुपए किलो वाली दाल है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ना वो 50 रुपए किलो वाली रहेगी ना वो 90 रुपए किलो वाली रहेगी, 50 से तो ज्यादा की होगी, 90 से कम की होगी। तो जब इस टाइप से 2 वस्तुओं को मिलाना कि उसकी क्वालिटी जो है उन दोनों के बीच की आ जाए, तो ऐसे चीज को हम, ऐसे मिश्रण को हम लोग एलिगेशन कहते हैं, ऐसे मिश्रण को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। तो मिश्रण नाम का कोई टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो एलिगेशन पढ़ना है, एलिगेशन हम लोगों को पढ़ना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों का, जिनका विशेष ध्यान रखना होगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां मिश्रण लगना है। और चलो हमें पता लग भी गया कि यहां मिश्रण लगा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेशो किस चीज का निकल के आएगा। तो मेन जो बात हमें सीखनी है वो सीखनी है कि किस चीज पर हम लोग एलिगेशन लगाएं
और किस चीज का रेशो निकल के आएगा ये हमें पता कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है बच्चे, जब आप एलिगेशन सीखो तो एक वर्ड अपने दिमाग में देखना, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है किस चीज के रेस्पेक्ट में आप वो चीज निकाल रहे हैं। जैसे रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस पेन का मूल्य क्या है, पेन का मूल्य, तो आपने कहा ये पेन जो है 50 रुपए प्रति पेन है, 50 रुपए प्रति पेन है, यानी पर पेन की कीमत जो है वो 50 रुपए है। तो याद रखना इसके किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, मैं जो मूल्य बता रहा हूं, मैं जो मेरे दोस्त मूल्य बता रहा हूं वो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। मैं जो मूल्य बता रहा हूं वो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा लाभ, लाभ हुआ है, लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ जो निकलता है हमेशा किस पर निकलता है, तो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, आप कहेंगे क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। मूल्य किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं हम लोग, आप कहेंगे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। अगर मैं पूछूं हानि, हानि किसके रेस्पेक्ट में निकलती है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलती है। कितने रुपए की हानि हुई है और किस पर हुई है, तो वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं भैया दर, दर पूछूं, ब्याज पूछूं, ब्याज, ब्याज, तो ब्याज हमेशा किस पर लगता है, तो आप कहेंगे मूलधन पे लगता है। किस पर लगता है, तो आप कहेंगे मूलधन पे लगता है। चाल, चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, चाल होती है दूरी बटे समय। तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग चाल निकाल रहे होते हैं, समय के रेस्पेक्ट में हम लोग चाल निकाल रहे होते हैं। चाल जो निकाल रहे होते हैं वो समय के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं। तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कौन सा दूसरी वस्तु हमने रेफरेंस ली हुई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए। अब मैं आप लोगों को एलिगेशन एक बार बताता हूं कि इनमें कैसे लगेगा। मान लो मेरे पास दो पेन है, मान लो मेरे पास दो पेन नहीं, मान लो मैंने कहा मेरे पास दो तरीके के दूध है, दो तरीके के दूध है। पहले दूध की कीमत है 60 रुपए प्रति लीटर। मैंने कहा पहले दूध की कीमत है 60 रुपए प्रति लीटर। भाई 60 रुपए प्रति लीटर ही तो बताओगे, या 60 रुपए ऐसे बता दोगे, 60 रुपए का एक है, 60 रुपए के दो दूध हैं, 60 रुपए के तीन दूध हैं, 60 रुपए के चार दूध, ऐसे थोड़ी ना बताओगे। आप बताओगे, अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब दूध का भाव क्या है, दूध का रेट क्या है, तो आप कहोगे जी 60 रुपए प्रति लीटर। आपने कहा जी ये दूसरा वाला जो रेट है, दूसरा वाला जो दूध है, इसका जो रेट है वो 75 रुपए प्रति लीटर है। कितने रुपए प्रति लीटर है, 75 रुपए प्रति लीटर है। अब मैंने इन दोनों दूधों को मिला दिया। जब मैं इन दोनों दूधों को मिलाता हूं तो रेट बन जाता है 70 रुपए प्रति लीटर। जब मैं इन दोनों दूधों को मिलाता हूं तो रेट कितना बन जाता है, 70 रुपए प्रति लीटर। यानी कि ना तो अब वो 60 वाला दूध रहा, ना वो अब 75 वाला दूध रहा। इन दोनों को मिला के इनके बीच का एक दूध बन गया जिसकी मात्रा थी, जिसका रेट था 70 रुपए प्रति लीटर। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं इन पर रेट पर, प्राइस पर एलिगेशन लगाऊंगा, जब मैं प्राइस पर एलिगेशन लगाऊंगा तो सबसे पहले तीनों जगह प्राइस ही होना चाहिए। हमेशा सेम चीजों पे एलिगेशन हम लोग लगा रहे होते हैं, हमेशा सेम चीजों पे। यहां आपने अगर प्राइस ले दिया तो यहां भी प्राइस होना चाहिए, यहां भी प्राइस होना चाहिए। यहां आपने प्रॉफिट ले दिया तो यहां भी प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी प्रॉफिट होना चाहिए। यहां आपने लॉस ले दिया तो यहां भी लॉस होना चाहिए, यहां भी लॉस होना चाहिए। आपने स्पीड ले दिया, यहां भी स्पीड होना चाहिए, यहां भी स्पीड होना चाहिए, यहां भी स्पीड होना चाहिए। आपने रेट पर लगाया, दर पर लगाया, तो यहां भी रेट होना चाहिए, यहां भी रेट होना चाहिए, यहां भी रेट होना चाहिए। मतलब एलिगेशन जो लगता है वो हमेशा सेम क्वांटिटी पे लग रहा होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं आपसे कहूं भाई 70 में से 60 गया तो कितना बचा, 10 बचा।
75 में से 70 गया तो 5 बचा। हमेशा ज्यादा वाली वस्तु में से कम वाली वस्तु को घटा रहे होते हैं। ये जो रेशो निकल के आएगा, आप किस चीज के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे? आप लीटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, और लीटर जो होती है वो क्वांटिटी होती है। लीटर जो बताती है वो क्वांटिटी बताती है, तो आपने जो रेट निकाला वो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में निकाला, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसी का रेशो आता है। यानी ये मात्रा का रेशो आ चुका है। अगर मैं इस वाले दूध की मात्रा की बात करूं तो ये 1 यूनिट मात्रा है, और इस वाले दूध की मात्रा की बात करूं तो ये 2 यूनिट मात्रा है। क्या ये बात समझ में आई? आप कहोगे जी थोड़ी थोड़ी आई है, पूरी तो समझ में नहीं आई है। पूरी भी समझ में आएगी। दूसरा एग्जांपल समझिए। पहली चीज आपको थोड़ी सी इतनी जरूर समझ में आ चुकी होगी कि प्राइस पर अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा क्वांटिटी का रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आपके पास 2 वस्तुएं हैं। आपने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा पहली वस्तु को 40% लाभ पर आपने बेच दिया। आपने कहा जी बिल्कुल बेच दिया। दूसरी वस्तु को मैंने 30% के लाभ पर बेच दिया, और दोनों को मिला के जो मुझे लाभ हुआ वो 33% का लाभ हुआ। ध्यान से सुनिए, पहली को मैंने 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरी को मैंने 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, और दोनों को मिला के जो ओवरऑल मुझे कुल सौदे पर लाभ हुआ वो 33% का लाभ हुआ। तो क्या आपके दिमाग में आ जाएगा एलिगेशन लगना है? पहली मात्रा ये रही, इस पर लाभ दिया है, दूसरी मात्रा ये रही, इस पर लाभ दिया है, और कुल सौदे पर लाभ दिया है। यानी दोनों को मिला के टोटल लाभ मुझे दिया हुआ है। तो क्या यहां मैं एलिगेशन लगा सकता हूं? अब सवाल ये उठता है 40 में से 33 जाएगा 7 बचेगा, और 33 में से 3 गया तो 3 बचे, 33 में से 30 गया तो 3 बचेगा। अब ये जो रेशो निकल के आएगा ये किसका रेशो निकल के आएगा? तो याद रखना कि प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहां जो रेशो आएगा वो दोनों का क्रय मूल्य ही निकल के आएगा। यानी पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपए था, और दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपए था। ठीक है भाई, तो यहां जो रेशो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? क्रय मूल्य का रेशो निकल के आएगा। याद रखना, जब भी आप प्राइस पर एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा क्वांटिटी का रेशो निकल के आएगा। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा क्रय मूल्य का रेशो निकल के आएगा। ठीक उसी तरह आप प्रॉफिट और लॉस पे लगाओगे तो आपका यहां क्रय मूल्य का रेशो निकल के आएगा। पहली वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी, बिल्कुल भी नहीं पहली वाली छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, पर ये याद रखना ये बीच वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की होगी। ठीक है, ना ये बढ़िया होगी ना ये घटिया होगी, इन दोनों के बीच की होगी। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति है वो कुछ दूरी साइकिल से जाता है। एक व्यक्ति है वो कुछ दूरी साइकिल से जाता है और कुछ दूरी बाइक से जाता है, शेष दूरी बाइक से जाता है। साइकिल से उसकी चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस बाइक से उसकी चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन वो अपने गंतव्य पर किस चाल से, ओवरऑल चाल जो दी हुई है वो आप लोगों को दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं पूरे यात्रा की चाल आपसे पूछूं तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें एलिगेशन वाली फील आ रही है? सर जी 33 क्यों कर आया? ओ भाई आज महाशिवरात्रि का दिन है, जल्दी से क्लास में छोड़ दूंगा। छोड़ के अपना नहाइए और फ्रेश हुइए, कोलगेट करिए, नहाइए, नहा के भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। भगवान भोलेनाथ से थोड़ा सा सद्बुद्धि के बारे में बात करिए। भगवान थोड़ी सद्बुद्धि हमें दो, मतलब सद्बुद्धि तो हम में है, थोड़ा सा हमें दिमाग हमारा खोल दिया करो सुबह सुबह। भगवान भी सुनेंगे। थोड़ा सा फिजिकली भी मेहनत करनी है आप लोगों को। फिजिकली कैसे मेहनत करनी है मैंने इस बैच में बताया है।
भाई थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ खोने के, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर सफलता पाना चाहते हो, अगर इस दिमाग को खोलना चाहते हो, तो मेरे दोस्त सुबह सुबह थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। वो कष्ट ये होगा कि सरसों का तेल लीजिए एक कटोरी में, एक सरसों का तेल लेके मेरे दोस्त, और इन उंगलियों को, पोरवे कहते हैं जिन्हें, इन्हें भिगोइए। और इन्हें भिगो के थोड़ा सा ये जो दरवाजे हैं ना दोनों तरफ के, ये दिमाग के जो दरवाजे, थोड़ा सा इनकी मालिश किया कीजिए। मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट मालिश करोगे तो ये दरवाजे सुबह सुबह खुलने का काम करेंगे। और जब ये सुबह सुबह खुलने का काम करेंगे तो फिर वो ये नहीं पूछेंगे ये 33 कैसे आया। भाई साहब ये भी मैंने माना है, ये भी मैंने माना है, दोनों को मिला के टोटल लाभ भी मैंने माना है। मैंने तो बस ये चीजें बताई हैं कि यहाँ सीपी का रेशो निकल के आएगा। बात समझ में आई? साइकिल की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दी हुई नहीं है, मैंने मानी है। बाइक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दी हुई नहीं है, मैंने मानी है। कुल रास्ते की, दोनों को मिला के कुल रास्ते की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दी हुई नहीं है, मैंने मानी है। इसके बाद जो निकल के आएगा वो निकालना सिखा रहा हूं, वो मानना नहीं है। इसके बाद जो चीजें आएंगी वो निकलेंगी। आप कहोगे 30, पहले तो ये देखो इन दोनों के बीच में है ये चाल, आप कहेंगे ठीक है। 30 में से 6 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे 24 बचेगा। 50 में से 30 गया तो कितना बचा, 20 बचेगा। जब आप रेशो निकालोगे तो 4 से काटोगे 5 बार और 4 से काटोगे 6 बार। ठीक है। अब मेरे दोस्त, अब सवाल ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल ये उठता है जी, ये जो रेशो निकल के आया है ये किस चीज का रेशो निकल के आया है? तो आप ये कहेंगे जी किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, समय के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे। समय का ही रेशो निकल के आया है। लेकिन सर ब्रेन तो पीछे होता है। लो मिलो, इनसे मिलो। हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी चाहता हूं, है ना, अपने वर्डों को वापस लेता हूं। ठीक है, आ जाओ, यहां आ जाओ। तो बेटा जिस रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में जो चीजें निकालते हैं, जो चीजें निकालते हैं वही उस रेस्पेक्ट का रेशो निकल के आता है। तो मैंने चाल पर एलिगेशन लगाऊंगा तो हमेशा समय का रेशो निकल के आएगा। अगर मैं प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाता हूं तो हमेशा सीपी का रेशो निकल के आएगा। अगर मैं मेरे दोस्त प्राइस पर एलिगेशन लगाता हूं तो हमेशा क्वांटिटी का रेशो निकल के आएगा। अगर मैं रेट पर एलिगेशन लगाता हूं तो प्रिंसिपल का रेशो निकल के आएगा। अगर मैं दोस्त, और तो कुछ बचा ही नहीं है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? कुछ क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के बन रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान। सर जी आप मजाक कर रहे हैं या फिर सच बता रहे हैं? अब सच करने ही मत लग जाना, करने ही मत लग जाना। कभी पता चले कि सुबह सुबह क्लास से पहले रगड़ने में लग रहे हैं, सिर को तड़ादड़ रगड़ने में लग रहे हैं। भाई साहब दिमाग खुलेगा नहीं ऐसे, दिमाग खुलेगा मेहनत करने से, है ना। आइए, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात, ये मतलब टोटली लिंक है, किससे? रेशो से भी लिंक है। कॉपर और जिंक का रेशो क्या दे रखा है? 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है 20 किलो जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। यानी कि मेरे दोस्त उसने जिंक की कितनी मात्रा दी है? 20 किलो जिंक दिया है। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है? 20 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। भाई 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/4 5 हो जाएगी। 1 बराबर 5 हो गया तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? उसने कॉपर की मात्रा पूछी है तो 25 किलो कॉपर को पिघलाना होगा। अगर मैं 20 किलो जिंक बनाना चाहता हूं, 20 किलो जिंक में 25 किलो कॉपर को पिघलाना होगा, तब जाके रेशो जो है वो 5:4 का हो जाएगा, 5:4 का हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक और पधारे हैं क्लास में, सर आप ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। भाई यही गुण तो नहीं दिया, नहीं तो आज पता नहीं कहां होता। अगर ओवर एक्टिंग वाला गुण भगवान दे देता
तो पता नहीं आज कहाँ होता। ठीक है, खैर छोड़िए उन बातों को, आपका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, ओवर एक्टिंग मत देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर उसने खरीदा है, जिस मूल्य पर उसने खरीदा है उसी मूल्य पर अगर वो उसे बेच रहा है, तो क्या उसे कभी फायदा होगा? आप कहेंगे कभी फायदा नहीं होगा। फायदा केवल दो केस में हो सकता है, या तो वो मात्रा कम तोल दे या फिर उसमें कुछ मिलावट कर दे, बेकार की चीज उसमें मिला दे, तब उस केस में फायदा हो सकता है। तो उसने वही कहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उस दूध में पानी मिला देता है, इसलिए उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? 20% के लाभ का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है सामान को 5 रुपए का बेचा गया होगा और सामान को 5 रुपए का खरीद के 20% लाभ है, यानी 1 के फायदे से 6 का बेचा गया होगा। क्या यही मतलब है? अच्छा एक बात बताइए, एक चीज मुझे छोटी सी समझाने की कोशिश करिए कि ये जो 1 रुपए का फायदा हुआ है, इस फायदे का एकमात्र कारण क्या है? इस फायदे का एकमात्र कारण है पानी। पानी जो मिला होगा उसमें 1 यूनिट पानी मिला होगा, उस पानी की वजह से ही बेटा ये फायदा हुआ है। यानी पानी जो होगा वो 1 यूनिट होगा, क्योंकि फायदा पानी की वजह से ही मिलने वाला है। और ये क्रय मूल्य मतलब ये दूध होगा, खरीदा उसने दूध होगा, खरीदा उसने दूध होगा, दूध 5 यूनिट होगा, जिसमें 1 यूनिट पानी मिलाने के बाद उसे 6 में बेच दिया गया। यानी कि मेरे दोस्त 5 लीटर दूध में या 5 यूनिट दूध में 1 यूनिट पानी मिला दिया गया है। क्वेश्चन ने कहा है पानी को दूध में मिलाया जाए, पानी को दूध में किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए? तो पानी 1 मिलाओगे, कितने में? टोटल दूध 5 में, तो 1/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो गलती से भी सी ऑप्शन मत देना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए? तो पानी की मात्रा पूछ रहा है, पानी तो 1 है ना, कितने दूध में मिला रहे हैं? 5 दूध में मिला रहे हैं, तो 1/5 हो जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन शुरुआत के चलेंगे मेरे दोस्त, है ना। ये जनरल क्वेश्चन आपके शुरुआत के चल रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, एक कंक्रीट है, एक कंक्रीट जो एक मसाला तैयार होता है उसकी बात हो रही है। चूने के कितने भाग हैं मेरे दोस्त? चूने के जो है वो 3 भाग हैं। बजरी के कितने भाग हैं? बजरी के जो है वो 7 भाग हैं। चूने के 3 भाग हैं, बजरी के 7 भाग हैं, और रेत के कितने भाग हैं? रेत के मेरे दोस्त 6 भाग हैं। तो इन तीनों को मिला के क्या बनी है? इन तीनों को मिला के कंक्रीट बनी है मेरे दोस्त, कंक्रीट बनी है। इन तीनों को मिला के ही कंक्रीट बनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां टोटल कंक्रीट की मात्रा कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे 7 और 3 10 और 6 16 यूनिट कंक्रीट की मात्रा है। उसने कहा है 800 किलोग्राम कंक्रीट में, यानी उसने टोटल कंक्रीट की मात्रा 800 दी है। मेरे हिसाब से कंक्रीट की मात्रा 7 और 3 10 और 6 16 आ रही है, उसने कंक्रीट की मात्रा जो है वो 800 आप लोगों को दी हुई है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 16 पंजे 80, क्या 1 बराबर 50 के हो जाएगा? तो कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी? यानी वो 7 बराबर आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 50 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 350 किलो जो है, 350 किलो जो है वो बजरी मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 1 विलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात, अल्कोहल और जल का अनुपात, है ना। सुबह सुबह सोचना नहीं है कुछ, अगर मतलब फील ही लेने लगो भाई, अल्कोहल भी है और वाटर भी है और दोनों का रेशो जो है वो 4:3 दिया हुआ है, यानी कि शराब और पानी का रेशो जो दिया है वो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। इस विलियन की 350 ml मात्रा में, मतलब ये मात्रा कितनी दी हुई है 350 ml, कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाए, अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत शानदार तरीके से सोचना है और मुझे बताना है कि उसने क्या मिलाने की बात की है, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है तो अल्कोहल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्कोहल की मात्रा कैसे बदल गई, अल्कोहल की मात्रा तो नहीं बदलनी चाहिए, जब पानी मिला रहा है तो जितनी अल्कोहल पहले होगी उतनी ही अल्कोहल बाद में होगी। तो मेरे दोस्त इन दोनों को बराबर करने के लिए 5 की गुणा यहां, 4 की गुणा यहां, तो 5 की गुणा आपको यहां करनी होगी और 4 की गुणा यहां करनी होगी। क्या अल्कोहल की मात्रा समान हो चुकी है, आपने कहा बिल्कुल हो चुकी है। पानी कितना था 15 था, पानी हो कितना गया 24 गया, कितने यूनिट पानी मिलाया 9 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। कितना पानी मिलाया जाएगा तो आप कहेंगे 9 यूनिट पानी मिलाया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि शुरुआत में मिश्रण कितने लीटर का था, तो आपने कहा 20 यूनिट यहां अल्कोहल थी, 15 यूनिट पानी था, दोनों मिला के शुरुआत में जो मिश्रण बना वो 35 यूनिट का बना। उसने कहा है शुरुआती मिश्रण 350 ml है, यानी 35 की वैल्यू उसने 350 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 1 की वैल्यू जो है वो 10 ml हो जाएगी। भाई 350 को 35 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू 10 ml हो जाएगी। तो आपसे मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा पूछी है तो वो 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो भैया उसमें 90 ml पानी मिला दो, उसमें 90 ml पानी मिला दोगे तो आपके पास मात्रा कितनी आ जाएगी, आपके पास मात्रा जो है वो रेशो जो है वो 5:6 का हो जाएगा। बच्चे जब अगर पानी मिलाने की बात करता है तो दूसरी मात्रा को हमें सेम करना होगा, अगर वो इसमें शराब को मिला रहा होता तो हमें पानी की मात्रा को सेम करना होता। बस जस्ट मैंने वही किया है, अगर उसने पानी मिलाने की बात की है तो शराब की मात्रा को सेम किया है, जितने की गुणा यहां उतने की गुणा यहां, जितने की गुणा यहां उतने की ही गुणा यहां। आपने देखा पहले 15 पानी था, अब 24 हो चुका है, तो 9 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा, यानी वो आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर शुरुआती मिश्रण देखूं तो 35 ml का है, उसने 350 का दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ml आ जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू जो है वो 90 ml आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी, यानी कि एसिड और वाटर का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में 20% एसिड हो। 20% एसिड होगा तो 80% पानी होगा। अगर 20% एसिड होगा, 20% एसिड हो, भाई वो कह रहा है कितना पानी मिलाऊं कि बनने वाला मिश्रण जो है उसमें 20% एसिड हो। 20% एसिड होने का मतलब है बाकी बचा कुचा पानी होना। तो मेरे दोस्त यहां रेशो कितना आएगा, यहां रेशो 1:4 आएगा, आएगा या नहीं। अगर वो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो एसिड की मात्रा समान होनी चाहिए। हाँ जी समान होनी चाहिए। क्या समान है जी? हाँ जी बिल्कुल समान है। तो आपके हिसाब से पानी कितना मिलाया गया है, तो आपके हिसाब से 2 यूनिट पानी मिलाया गया है। भाई 2 यूनिट पहले, तब 4 हो चुका है, तो 2 यूनिट पानी मिलाया गया है। अच्छा, शुरुआती मिश्रण आपके हिसाब से कितना था?
3 यूनिट था, 2 और 1 3 यूनिट था। उसने शुरुआती मिश्रण कितना दिया है? 7.5 लीटर दिया है, 7.5 लीटर दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2.5 लीटर हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2.5 लीटर हो चुकी है तो आपसे पूछा है कितना पानी मिलाया गया, तो आप कहेंगे 2.5 दूनी 5 लीटर पानी मिलाया गया है। अगर आप उसमें 5 लीटर पानी मिला देंगे तो आपके फाइनल मिश्रण में 20% एसिड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 लीटर हो जाएगा। भैया जी वैकेंसी आई नहीं है तो क्लास क्यों लगा रहे हैं? हाँ बात तो ठीक है, चलिए गलती है कोई बात नहीं, अब लग गई है क्लास तो कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नहीं तो एक भाई और आएगा फिर कहेगा जी ओवर एक्टिंग बहुत दिखाते हो। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 3 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर लेंगे, आज की क्लास नहीं, आज के बाद 3 क्लास में हम लोग इसे पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। यानी आज तारीख है 8, कल सैटरडे है, कल क्लास होगी और संडे में नहीं होगी। 9, 11 और 12 तारीख तक खत्म कर लेंगे। 13, 14, 15, 16, 17 तारीख तक एवरेज खत्म हो जाएगा और फिर बचेंगे 13 दिन, जिसमें 2 छुट्टी भी रहेंगी और होली की भी एक आध छुट्टी रहेगी। मतलब कोर्स खत्म हो जाएगा इस मार्च में या 1-2 अप्रैल तक हो जाएगा, ठीक है। बताइए भाई फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए? देखो भाई एक मिश्रण है उसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी दी हुई है? 10% दी हुई है, ठीक है। अब इसमें मिलाना क्या है? मिलाने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल ये है। अच्छा जहां मिलाओगे मिलाने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, यहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, यहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, यहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, तभी तो एलिगेशन लगेगा। तो जो मेरे पास मिश्रण था उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना था? 10% था। जो मैं मिला रहा हूंगा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होगा? भाई साहब मिला ही सल्फ्यूरिक अम्ल रहा हूं तो टोटल का टोटल सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इन दोनों को मिलाने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल कितना बनना चाहिए? तो आप कहेंगे इन दोनों को मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में 25% सल्फ्यूरिक अम्ल बनना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहां जो आएगा ये 15 आएगा, यहां जो आएगा वो 75 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 5। ये शुरुआती मात्रा आपके पास होगी, ये मिलाने वाली मात्रा आपके पास हो जाएगी। ये शुरुआती मात्रा कितनी है भाई साहब? 20 लीटर है तो 5 की वैल्यू 20 दी है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो मिलाने वाली मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 4, तो 4 लीटर हमने उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया होगा। 4 लीटर हमने उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया होगा, तब जाके जो है शुरुआत में जो 10% मात्रा थी उसे 25% करने के लिए हमें कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना होगा? हमें जो है 4 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना होगा, ठीक है। 10% ये हो गया, बहुत बढ़िया। 10% ये सल्फ्यूरिक अम्ल था पहले, अब बाद में मिलाया कितना गया है भैया? पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल 100% सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है। इन दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें 25% सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो रेशो जो है 5:1 का आएगा। ये मिलाने वाली मात्रा, ये इनिशियल मात्रा होती है, ये मिलाने वाली मात्रा। इनिशियल मात्रा 20 लीटर है तो 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4, ये बच्चा मिलाने वाली मात्रा 4 आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करना। कोशिश तो खैर क्या है, बहुत आसान सी चीज है। कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है भैया, कल यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे और शानदार तरीके से हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ डीआई जो है, हाँ डीआई करा दूंगा इस बैच में, डीआई कराऊंगा, अभी डीआई कराऊंगा, डीआई की टेंशन मत लो, ठीक है।
ओके, टाटा बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करिए, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ, मिक्सचर एंड डेलीगेशन की जबरदस्त क्लास के साथ। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।